जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन 3 प्रकार से होता है: मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। जो मध्य उच्च प्रदेश से उसके अंतर्गत 5 पठार आते हैं। उसमें है पहला मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार तथा नर्मदा नदी। जो सतपुड़ा श्रेणी है उसके अंतर्गत 3 चीज़ें आती है। सतपुड़ा श्रेणी 3 भागों में बटी हुई है: पश्चिमी श्रेणी जिसमें राजपीपला है, मध्य श्रेणी जिसमें महादेव है तथा पूर्वी श्रेणी जिसके अंतर्गत मैकाल श्रेणी आती है, तथा पूर्वी पठार जिसे हम बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, हम एक एक से इन सभी पठारों पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है हमारा मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार की स्थिति हम देखते हैं तो इसकी स्थिति 24-26 से उत्तर पश्चिम में उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 79 पूर्वी देशांतर होती है। अब हम इसका क्षेत्रफल देखेंगे। जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल है 10/7। अभी हम इसे याद भी करेंगे थोड़ा, सभी को कॉम्प्रोमाइज़ करके। इसका निर्माण जो है विंध्य शैल समूह के अपर्दन व तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। संबंधित जिले कौन कौन से? नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर तथा शिवपुरी। अर्थात हम बोल सकते हैं अपने मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, उत्तर पश्चिम भाग। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। इन क्षेत्रों में मध्य भारत का पठार पाया जाता है। यहाँ की जलवायु कैसी होगी? यहाँ पे विषम जलवायु होगी। विषम जलवायु अर्थात ग्रीष्म ऋतु है तो अधिक गर्मी होगी और शीत ऋतु है तो अधिक ठंड लगेगी। इसे हम विषम जलवायु कहते हैं। तथा अगर विषम जलवायु है तो यहाँ पे वर्षा क्या 50 से 75 सेंटीमीटर होगी के आसपास होती है, अर्थात अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। अगर वर्षा कम हो रही है तो यहाँ पे कटीले वन पाए जाएंगे। तो यहाँ पर शुष्क कटीले पर्णपाती वन। कटीले वन में कौन से आते हैं? जिन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, जैसे खेर, बबूल, पलाश आदि यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। अगर ये बारिश कम हो रही है तो यहाँ पे क्या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। विंध्य चट्टानें, उनमें जलोढ़ व कछारी मिट्टी पाई जाती है मध्य भारत के पठार में। यहाँ पे फसलें कौन कौन सी होगी? सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ आदि। और यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी तथा शीप आदि। अब हम इसकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए इसको हम मध्य भारत का पठार कहेंगे। ये मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार तथा बुंदेलखंड का पठार, और नीचे है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो ये हमने सभी की लोकेशन देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मध्य भारत का पठार है उसे हम क्या सरसों की हंडी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरसों सबसे ज़्यादा होती है। और इसके बाद में यहाँ पर जो चंबल नदी है वो बीहड़ बनाने का काम करती है। मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार, हाँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोंगरा। अब हम टोंगरा को कैसे याद कर लेंगे? जो मध्य प्रदेश है, जो मध्य भारत का पठार है, सबसे ऊपर है, तो ऊपर है, टोंगरा पे लटका हुआ है, तो इसे हम टोंगरा याद कर लेंगे, जो कि श्योपुर ज़िले में। अब एक बार हम इसकी पूरी चीज़ें फिर से देख लेते हैं। अब देखो, क्षेत्रफल है इसका 10/7। निर्माण विंध्य शैल समूह तथा नदियों के अपर्दन से हुआ है। संबंधित जिले उत्तर और पश्चिम में जो जिले हैं, मुरैना, श्योपुर, भिंड वगैरह, उसके जिले जाएंगे। जलवायु कैसी होगी? विषम होगी, अर्थात गर्मी में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडा। वर्षा कितनी? 50 से 75 होगी। तो वर्षा 50 से 75 होगी तो यहाँ पे कटीले वन पाए जाएंगे। मिट्टी यहाँ पे जलोढ़ पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती है? सरसों, ज्वार, तिल और गेहूँ। यहाँ पर नदियाँ चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, शीप आदि। और इसे हम सरसों की हंडी कहते हैं क्योंकि यहाँ सरसों सबसे अधिक होती है। चंबल नदी बीहड़ का बनाने का काम करती है। मध्य भारत का पठार या ग्वालियर के पठार की सबसे ऊंची टोंगरा है। तो ये हो गया हमारा मध्य भारत का पठार। इसके बाद हम बुंदेलखंड का पठार देखेंगे। बुंदेलखंड पठार की लोकेशन
24/6 से 26/22 उत्तरी अक्षांश तथा 77 से 80 पूर्वी देशांतर। इसका निर्माण बुंदेलखंड पठार में पहला तो नीच चट्टानें पाई जाती है, तो इनका नीच चट्टानों के अपर्दन से होता है। इसका क्षेत्रफल 7/7 है। अभी हमने मध्य भारत का देखा था, मध्य भारत का कितना 10/7 के बाद में ये 7/7, ठीक है। इससे संबंधित जिले दतिया, सागर, श्योपुर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, ठीक है। अब जैसे ये देखो, इसके एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ये जो हमारा उत्तर पूर्वी जिले हैं, उत्तर पश्चिम में कौन सा, मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड के पठार में उत्तर पूर्वी, पूरी तरह से पूर्वी ना बोलते हुए उत्तर पूर्वी के कुछ भाग बोल सकते हैं हम, तो ये जिले आ जाएंगे। जलवायु, इसकी जो जलवायु होती है यहाँ पे भी विषम जलवायु पाई जाती है, जो हमने पढ़ा। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडा। वर्षा यहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। वर्षा अगर नॉर्मल हो रही है तो यहाँ पे वन क्या है, कुछ मात्रा में शुष्क पर्णपाती और कटीले वन पाए जाएंगे। तो यहाँ पे वन में तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खेर, नीम। यहाँ पे मिट्टी कैसी पाई जाती है, नीच चट्टानों के पर्दन से लाल और काली दोनों पाई जाती है, तो अर्थात मिश्रित मिट्टी कह सकते हैं हम इसे। मिश्रित मिट्टी की फसल कौन कौन सी, गेहूँ, ज्वार और तिल। यहाँ पे नदियाँ बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल, जामनी आदि। यहाँ पे खनिज हीरा जो कि पन्ना जिले में पाया जाता है, और चूना पत्थर लाइमस्टोन अर्थात कटनी जिले में पाया जाता है, अधिकांश मध्य प्रदेश के। इसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड, मतलब यहाँ पर सूखा ज़्यादा है। बुंदेलखंड पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं, मतलब प्लेन मैदान पाए जाते हैं यहाँ पे। इन मैदानों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं जिन्हें टोर कहते हैं। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। नीच चट्टानें हमने मध्य भारत में देखा था, वहाँ पे इसमें नीच चट्टानें पाई जाती है, तथा मध्य भारत की में है विंध्य चट्टानें पाई जाती है। विंध्य और नदियों के अपर्दन से बना है, विंध्य चट्टानों के में नीच चट्टानों के अपर्दन से बना है। उसका क्षेत्रफल मध्य भारत का 10/7 था, इसका 7/7 है। वहाँ वर्षा 50 से 75 हो रही थी, यहाँ 75 से 100 हो रही है। वहाँ पे वन शुष्क पर्णपाती शुष्क कटीले वन पाए जाते थे, और यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब हम अगला देखते हैं। उसे सरसों की, मध्य भारत के पठार को सरसों की हंडी भी कहते थे। ये इसकी सबसे बेतवा नदी को क्या प्रदूषित नदी है, जिसे हम बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं। मालवा का पठार देखते हैं हम। मालवा के पठार में इसकी स्थिति अगर हम देखते हैं तो 22/17 से 25/8 उत्तरी अक्षांश तथा 74/79 पूर्वी देशांतर होती है। अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। 28% भाग है, जो कि सबसे बड़ा भाग है मध्य प्रदेश का। इसका निर्माण दक्कन ट्रेप की लावा और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। संबंधित जिले इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार, झाबुआ, अर्थात ये वाले जिले। इसके बाद में यहाँ पे वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें बबूल, पलाश, शिवपुरी, तेंदुपत्ता आदि आते हैं। मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है। फसल में सोयाबीन, कपास, गेहूँ, ज्वार, मूंगफली आदि, तथा चंबल में इसमें नदियाँ चंबल, छिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही आदि। अगर हम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है, ये अभी अपन ने पढ़ लिया। इसे गेहूं की डलिया भी बोलते हैं मध्य प्रदेश की। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से, मालवा के मध्य प्रदेश होकर गुजरती है, मध्य से गुजरती है। पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है। अन्य चोटियों में जानापाव, धजारी, तीनों इंदौर जिले में स्थित है। चीन यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ कहा है। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं और तीनों का
देख लेते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करके। क्षेत्रफल 28, मध्य भारत का था 10-7 तथा बुंदेलखंड का था 7-7। दक्कन की लावा चट्टानें मालवा में मध्य भारत में थी, विंध्य और नदियों के अपर्दन से बना था और ये नीच चट्टानों से बना था। बुंदेलखंड का संबंधित जिले मालवा के पठार में ये आ जाएंगे, और जो मध्य भारत का था उसमें उत्तर पूर्व पश्चिमी और बुंदेलखंड में उत्तर पूर्वी। इसमें वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर होती थी, और जो हमारा मध्य भारत का उसमें 50 से 75, और जो बुंदेलखंड का उसमें 75 से 100। वन यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उनमें कटीले वन पाए जाते हैं। मध्य भारत में कटीले वन और इसमें कुछ मात्रा में पर्णपाती वन। बुंदेलखंड में मिट्टी यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, जो हमारा मध्य भारत का था उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती थी, और इस बुंदेलखंड में मिश्रित मिट्टी पाई जाती थी। सोयाबीन, कपास, गेहूँ यहाँ की फसलें हैं। अब जैसे मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी में कौन कौन सी फसल होती है? सोयाबीन होती है, कपास होता है, गेहूँ, ज्वार, इनकी हम खेती करते हैं, तो यहाँ पे ये फसलें हो जाएगी। नदियाँ हमें पता ही है, चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही यहाँ पे प्रमुख नदियाँ। ये देखो सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है क्योंकि 28% है, तो सबसे बड़ा है। इसे गेहूं की डलिया भी कहते हैं। जैसे हमने मध्य भारत को सरसों की डलिया कहा था, मतलब सरसों में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था। और जो इसमें हमने देखा था, बेतवा नदी को गंगा बोलते हैं, प्रदूषण के आधार पर बोलेंगे पर इसको। कर्क रेखा मालवा के मध्य से होकर गुजरती है। अब देखो इसमें जो मालवा की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? सिगार चोटी है, जिसका 8,881 मीटर ऊंचाई है। उसमें हमने सबसे मध्य भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? टोंगरा। तथा बुंदेलखंड में सिद्ध बाबा की चोटी। अब देखो इनको हम कैसे याद करें? मध्य प्रदेश का तो हमने मध्य भारत का हमने याद कर लिया था, जो सबसे ऊपर क्षेत्र है, इसलिए हम इसे टोंगरा कहेंगे। बुंदेलखंड में बाबा लोग रहते हैं अधिकतर, तो वहाँ पे सिद्ध बाबा। अब देखो मालवा का हम ऐसा कर देंगे, जो मालवा के लोग हैं अधिकतर सिगार पीते हैं, तो इसमें सिगार चोटी। अन्य में जाना पाओ, ऐसी चोटी मालवा में एक ऐसी चोटी है जहाँ पर हम जा ही नहीं पाते। मालवा में जहाँ जा ना पाओ उसे हम जाना पाओ। और एक है धजारी, धस जाती अगर हम आ जाते, तो ये कहाँ? इंदौर ज़िले में है। और जो चीनी यात्री था फाहियान, उसने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार की चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हमने मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार तथा मालवा का पठार देखा और उसे याद करने की कोशिश की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।